करीब करीब आप इसमें 60 दिन मान के चलो, और जो आपका एएलपी है उसमें 40 दिन मान के चलो। अब इसी दिन में हम दोस्तों देखना चाहते हैं कि जो 40 दिन और 60 दिन है ना, इनका जो समय है ना, ये कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे है ना इधर से इधर भटक जाते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा ना ये क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। 40 दिन तो ऐसे निकलेंगे पढ़ने वाले बच्चों का कि पता ही नहीं चलेगा उनको कि कब 40 दिन निकले, कब 60 दिन निकले, क्योंकि आधा तो आपका डर से ही है ना, जो सारा दिन है वो ऐसे ही निकल जाएगा। और यही टाइम रहता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना वो भटक जाते हैं और अपने एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपके आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और जेई, इन सभी के एग्जाम डेट आ चुकी है। जब तक एग्जाम डेट नहीं आई थी तो सभी बोल रहे थे कि पता नहीं कब एग्जाम डेट लगेगी, कब एग्जाम होगा, टाइम निकला जा रहा है। और जैसे ही रेलवे ने टाइम नहीं दिया और तुरंत एग्जाम डेट निकाल दी, तो आपका देखोगे आप सभी में करीब करीब आपका 1 महीना या 1.5 महीना आपका बचा हुआ है। तो सभी के मन में है ना इस खलबली सी मची हुई है, इतना जल्दी एग्जाम लग रहा है, मेरा तो ये पोर्शन छूटा, वो छूटा है। बहुत सारे लोग तो मेरे को बोल दिए कि सर एग्जाम डेट आ गई, मेरा तो ये पोर्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ है। तो दोस्तों उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना इसी टाइम पे भटक जाते हैं दोस्तों। और भटकने से क्या होता है ना, ना तो वो इधर के ना इधर के, यानी कि सिलेक्शन से बाहर वो सीधे सीधे ऐसे ही हो जाते हैं। क्योंकि फियर ही ऐसा होता है ना एग्जाम का कि जिनको क्वेश्चन आते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वही सब बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इन 30-35 दिन में, और कैसे आप है ना अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी एएलपी की जो एग्जाम डेट है ना वो 25/11 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी करीब आपके पास 40 दिन बचे हैं, ये मान के चलो। और जो आपका टेक्नीशियन का है ना उसमें आपके करीब 60 दिन बचे हैं, यानी कि वो आपका करीब 16 मतलब दिसंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो करीब करीब आप इसमें 60 दिन मान के चलो, और जो आपका एएलपी है उसमें 40 दिन मान के चलो। अब इसी दिन में हम दोस्तों देखना चाहते हैं कि जो 40 दिन और 60 दिन है ना, इनका जो समय है ना ये कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे है ना इधर से इधर भटक जाते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा ना ये क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। 40 दिन तो ऐसे निकलेंगे पढ़ने वाले बच्चों का कि पता ही नहीं चलेगा उनको कि कब 40 दिन निकले, कब 60 दिन निकले, क्योंकि आधा तो आपका डर से ही है ना, जो सारा दिन है वो ऐसे ही निकल जाएगा। और यही टाइम रहता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना वो भटक जाते हैं और अपने एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। अगर आप इन 40 और 60 दिनों का प्रॉपर उपयोग किया ना, यानी कि टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया ना दोस्तों, तो आपको इसका जो रिजल्ट है ना वो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर ये अप्लाई किया है, और मैंने एक नहीं, मैंने 4-4 एग्जाम एक साथ निकाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं अपन एएलपी की। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एएलपी का एग्जाम है उसमें जो आपका सिलेबस क्या है, तो वो आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, आपका मैथ का जो है करीब करीब आपका इसमें 20 नंबर का आपका मैटर रहेगा। जो आपका रीजनिंग का है वो करीब करीब आपका इसमें जो रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा। और जो जीके है, जिसमें आपका करंट जीके और आपका स्टैटिक्स आएगा, वो करीब 10 नंबर का आएगा। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में देते हैं फिक्स, लेकिन ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी किसी का रेशियो बढ़ा दिया तो कभी किसी का। और जो आपका जीएस रहता है वो आपका 20 नंबर रहेगा। तो ये मोटा मोटा आपका फर्स्ट जो सीबीटी 1 होगा एएलपी का, उसमें 75 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 1/3 रहेगी, ये आपको पता है। अब देखो दोस्तों, इसमें बात रहती है कि सर मतलब कैसे पढ़ें और कैसे मतलब अपन जो ये टाइम है इसको यूटिलाइज करें, ताकि अपना जो 40 दिन है ना वो प्रॉपर काम आ जाए। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों जो मैं मेरा अपना बता रहा हूँ, तो देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या रखना, जो 40 दिन आपके पास बचे ना दोस्तों, इनमें आपको कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है, यानी कि आपको रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है। और ये 40 दिन ऐसे मान लो दोस्तों कि आपको ना तो कहीं जाना है, कहीं भी शादी ब्याह वगैरह कुछ भी हो, कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम हो तो वहां पे भी नहीं जाना है। क्योंकि 40 दिन ऐसे दोस्तों कि आपका ये बहुत ही मतलब क्रूशियल डेज है, जो आपसे मतलब काटना बड़ा मुश्किल हो जाए। इनमें आपको क्या करना है ना, सारे दिन पढ़ाई का एक चार्ट बनाना है आपको, जिसमें आप देखो आप सबका अलग अलग जो वीक सेक्शन होता है ना वो सबका अलग अलग रहता है, किसी का मैथ, किसी का रीजनिंग, तो किसी का जीके। जीके का पोर्शन यहाँ पे बहुत कम है, तो जीके को ज्यादा लोड में नहीं लेना है, क्योंकि आपका कुछ 4-5 स्टेटिक्स आएंगे, तो 4-5 आपके करंट से मान लीजिए। और उसमें भी पता नहीं, फिक्स नहीं रहता है कभी किस शिफ्ट में कौन सा ज्यादा, किस शिफ्ट में कौन सा ज्यादा रहता है। आपका मेन पोर्शन है मैथ और रीजनिंग। अगर आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका एएलपी में सिलेक्शन लेने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर बटोर सकते हैं। यानी कि 45 नंबर की अगर आपकी मैथ रीजनिंग है ना, तो आप 45 नंबर इसमें ला सकते हैं, कटने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे, उसके बाद में आपको करना है जीएस पे यानी जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में अब देखो दोस्तों 20 नंबर की है, तो 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, मैथ के बराबर है, तो आपको जीएस जो है वो भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप इस टाइम पे तो पूरी नहीं पढ़ सकते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैं एक बार पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वीकली है ना 2 मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मैं अब आपको बोल रहा हूँ, आप जो वीकली है ना कम से कम 3 या 4 टेस्ट आपके पास अगर टाइम है तो 3 से 4 टेस्ट आप लगाइए। वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो आपका स्पीड है ना वो इसी मॉक टेस्ट से बढ़ेगी।
ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं उसको देख के ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो मतलब डिमोटिवेट हो गया कि मेरे तो इतने कम नंबर आए, इतने आ रहे हैं। उन चीजों को छोड़ दो, ठीक है ना। वो सभी सभी के साथ होते हैं। अगर मान लो कि मॉक टेस्ट में कोई पेपर इजी हो गया तो आपके 75 में से हो सकता है 70 भी आ गए, 72 भी आ गए। कोई हार्ड हो गया तो आपको 50 ही नहीं आए। तो उन चीजों को लेके ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना। हाँ, आपका जो मॉक टेस्ट देने का पर्पज होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हाँ मैं पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपके 60 मिनट है उसके अंदर, पूरे 60 मिनट में आप ना पूरा आप 75 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट कर देने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले 60 मिनट में मतलब आपसे 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे या 60 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो पहली चीज तो ये मॉक लगाओ। मॉक लगाने के बाद में आपसे जो पोर्शन छूट रहा है ना दोस्तों, उसका बाद में एनालिसिस करो कि मेरे से ये पोर्शन छूट रहा है तो वो पोर्शन क्यों छूट रहा है। समझ रहे हो ना, यानी कि जो पोर्शन छूट रहा है वो क्यों छूट रहा है, किस रीजन से है। तो उसका अभी आपके पास टाइम है, उसका फटाफट रिवाइज करो। ठीक है, जो पोर्शन छूट रहा है उनको फटाफट लेके और रिवाइज करो। क्योंकि देखो दोस्तों, आपके पास 24 घंटे रहते हैं एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे हैं, आप मात्र 6 घंटे सो, ठीक है ना, 6 घंटे सो। 2 घंटे आप अलग आपका जो भी डेली काम है उसमें लगाओ। यानी 8 घंटा आप अगर इसमें खर्च कर देते हो ना, फिर भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। इन 16 घंटों में आप कैसे कर गए ना, 16 से 17 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, मेहनत करोगे ना तो उसका फल जरूर मिलेगा, ये मैंने देखा है। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स थे मेरे साथ वाले थे जो बोलते रहे यार कहाँ मतलब सिलेक्शन होगा, इतने बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं दोस्तों। लेकिन देखो, उनमें से ना आधे बच्चे ही एग्जाम नहीं देने जाते हैं। अब जैसे मैं मेरा ही बता रहा हूँ, मैं अभी चेन्नई में हूँ, चेन्नई में पोस्टेड हूँ। मैंने एएलपी का लगाया है, अपने घर की तरफ जाने के लिए मैंने एएलपी का लगाया है। लेकिन जो एग्जाम डेट है वो ऐसे टाइम पे आ गई कि दीपावली पे मैं घर पे जा रहा हूँ, उसके बाद में पता नहीं कि मेरा जाना भी होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका मतलब पता नहीं एग्जाम भी होगा नहीं होगा। तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो, दिमाग से निकालो। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो। आप जितना मेहनत करोगे ना, आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो पहला हो गया आपका कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है और आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनाई रखनी है। बीच में तोड़ना नहीं है, एक दिन भी नहीं तोड़ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर मान लो सब्जी लेने भी जाते हो ना मार्केट में, तो दोस्तों आप चाहे 15 मिनट के लिए आप जाओ, लेकिन आपका जो टाइम खराब होगा ना, वो 1 से 1.5 घंटा खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जब दोबारा आओगे बैठोगे तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा बहुत देर तक। तो ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों, इसको मतलब लाइटली मत लेना। जो आप अगर एक बीच में एक बार उठ गए ना पढ़ाई करते समय, तो आपका मतलब जो मन है ना पढ़ने का दोबारा, वो नहीं करेगा, बहुत देर तक नहीं करेगा। आप मोबाइल में लग जाओगे, आप उस चीज में लग जाओगे। तो वो चीजें नहीं करना है। ये टाइम बहुत आपके लिए है ना, बहुत मतलब ये समझ लो कि कीमती है। आप जितने मतलब पढ़ाई कर रहे हो ना, उसका ये एक तरह से ऐसे समझ लो कि जो ये टाइम बचा ना आपके पास, वो रिवाइज का टाइम है और उसका मतलब परखने का टाइम है। तो आप पहला तो हो गया आपका टाइम का, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी का। दूसरा आपका टाइम का, कि आपको टाइम देना है, टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। तीसरा आपकी बात करें पॉइंट का, तो देखो वो करना है आपको रिवाइज, है ना। जितना आपका पोर्शन बचा हुआ ना, आप रिवाइज क्या करना है। मैथ रीजनिंग में तो आपको कुछ फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। बाकी मैथ रीजनिंग तो मतलब ऐसे रटने की चीज नहीं है, वो तो अगर आपको आती है तो आप तुरंत कर लोगे। जीके और जीएस है तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है फटाफट से, जो भी आपसे रिवाइज होता है उतना। ज्यादा उसको मतलब लोड नहीं लेना, पता चले कि रिवाइज के चक्कर में जो बाकी है वो भी भूल ही जाए। ठीक है ना। बाकी मैंने मॉक का आपको बता दिया है। और पांचों मैंने एक अलग से पॉइंट लिखा था दोस्तों कि भटकना, कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं यार, मेरे मेरे जो साथ वाले बच्चे थे ना, उनको मैंने देखा है। मतलब बहुत सारा मतलब जैसे ही एग्जाम मतलब उस टाइम पहले तो क्या करते हैं ना कि एग्जाम डेट नहीं आ रही, एग्जाम डेट नहीं आ रही, और जैसे एग्जाम डेट नहीं है ना, भाई साहब फेल गए बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनका तो आज ही पेपर हो गया और सब कुछ हो गया उनका काम, है ना। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भटकना नहीं है। आपको ना ये वीडियो देख के वो वीडियो देख के ये बिल्कुल नहीं करना कि मैं वो वीडियो देख लूँ ये वीडियो देख लूँ। क्योंकि जितना वीडियो आप देखोगे ना, उतना ही आप भटकोगे। और अलग अलग कंटेंट पढ़ोगे ना तो दोस्तों अलग अलग दिमाग में आएगा, और वो जो जितना रहेगा ना वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो एक ही कंटेंट पढ़ो, जहां से आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो। आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा, देखो बहुत सारे आपको यूट्यूबर, मेरे को भी देखो, मैं मेरे पास भी बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह जो नोटिफिकेशन आते हुए आते हैं कि आपको मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, आपको ये बुक लेनी चाहिए, आपको वो बुक लेनी चाहिए। मैं आपको कोई सी भी बुक ना रेफर नहीं करूंगा, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस रेफर नहीं करूंगा। सबका देखो दोस्तों अलग अलग सिस्टम रहता है। कोई बुक से पढ़ रहा है तो उसको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको ऑनलाइन। जैसे आपको समझ में आया ना, जैसे आपको बेटर लगे, आप वो चीज से प्रेफर करना पढ़ना। बुक से अच्छा लगता है तो बुक से, और ऑनलाइन लगता है तो ऑनलाइन से। ऑनलाइन में भी आपको क्या करना है, ज्यादा क्लासेस नहीं लेनी है। मैथ रीजनिंग की जो पीवाई की क्वेश्चन है ना, वो आपको सोल्व करना है जितना हो सके वही, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और बहुत सारी जो कैंडिडेट्स है उनका पता है, उनका यही क्वेश्चन है कि सर अगर मॉक में मेरे 50 नंबर आ रहे हैं 75 में से, तो क्या मैं सेफ जोन में हूँ, क्या उसमें हूँ। तो देखो, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आप सेफ में हो या डेंजर में है। और इन चीज को ना आप दिमाग से भी निकाल दो। अगर निकाल दोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आप जो अपना एग्जाम है ना उसमें जो क्रैक कर पाओगे ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि यहीं पे आप सोचने लगे ना यार मेरे तो 50 आ रहे हैं, मेरे 40 आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा, नहीं। कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मेरा हो जाएगा। यहाँ पे जितना रहा कोई मैटर नहीं रखता। यहाँ पे जो आप मॉक देने का आपका मतलब भी क्या होता है ना, कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसको पहचानना, जो आपकी स्पीड है उसको पहचानना। पता चले कि एग्जाम में जाके फेल गए कि अरे मेरे से तो मतलब 60 क्वेश्चन ही नहीं बने, 50 ही नहीं बने, 1 घंटे में तो वहीं तक नहीं पहुंच पाया।
बहुत सारे स्टूडेंट से होता है। तो मॉक देने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे। मॉक देने का मतलब होता है कि आपका जो स्पीड है ना वो कैसी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, उससे आपको पता चलता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि देखो जहाँ पे जब आप एग्जाम में बैठोगे ना वो दिन कैसा होगा वो कोई नहीं जानता। ठीक है ना, यहाँ पे आप 75 में से 75 ले आओ, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना और उस दिन भगवान ना चाहे कुछ हो जाए ऐसा कि आपको मतलब दिमाग ही नहीं चले उस टाइम पे, तो वो कौन मतलब उसका कौन क्या कर सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है ना कि मेरे तो मॉक में इतना आता है एग्जाम में क्या हो गया। तो मेन चीज होता है दिन का भी फर्क पड़ता है, आपका जो जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो दिन कैसा आपके लिए कैसा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी थी ना दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित वो। बाकी आप जो अपना कुछ एफर्ट और डाल सकते हो तो डालिएगा, जितना इसको बेस्ट बना सकते हो बनाइएगा। ठीक है ना, मैं जो मैंने जैसे किया ना दोस्तों मैं वैसे किया हूँ, क्योंकि मैं कहीं लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाता था, मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करता था। तो मैंने जो मेरा टाइम टेबल था ना, यानी कि 16 से मेरा 18 घंटा जो पढ़ने का टाइम टेबल था वो रहता था। तो सेम वही मैं आपको बताया हूँ कि आपको ये करना है, ताकि आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिले एग्जाम में, आप भटके नहीं। और अभी आप नहीं भटकोगे ना तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो आपका एलपी के लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन टेक्नीशियन के लिए। तो देखो दोस्तों, टेक्नीशियन की भी बात करें तो जो सारे रूल्स मैंने, रूल्स क्या एक तरह से स्टडी जो बताई है वो आपका एएलपी के लिए जो लागू हो रहा है सेम आपके लिए भी लागू होता है। हाँ, ये होता है कि आपका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा अलग अलग है इसमें। जैसे कि ग्रेड 1 के लिए अलग सिलेबस है और ग्रेड 2 के लिए अलग, सॉरी ग्रेड 3 के लिए अलग सिलेबस है। तो आप सिलेबस के हिसाब से थोड़ा देखिए, जिसमें पोर्शन ज्यादा है ना आप उस पोर्शन को थोड़ा महत्व ज्यादा दीजिए, ताकि आपके नंबर उसमें, और जिसमें आप मतलब बटोर सकते हैं ना नंबर, जिसमें मतलब सबसे ज्यादा कि आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, उसमें तो आप सेव कीजिए ही। बाकी जिसमें आप जो आपका वीक पोर्शन है उसको भी पढ़ते रहिए, ताकि आपका जो बैलेंस करने के लिए रहे। मान लो कि जो आपका जिसमें, सपोज करो जैसे कि आपका मैथ बिल्कुल बढ़िया है और मैथ में आपको मान लो कि 25 20 में से आपके 15 नंबर ही आए, 5 नंबर कट गए ना, तो जो सब्जेक्ट आपके वीक है ना वो इसको कवर कर लेती है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जो आपकी वीक सब्जेक्ट है उसको भी आपको लेके चलना है साथ में। और बाकी जो मैंने एएलपी के लिए स्ट्रेटेजी बताई है सेम वही रखना है, कि भटकना नहीं है, मॉक देना है। ठीक है ना, और एनालिसिस करना है, और जो आपका कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा मैटर रखती है इस टाइम पे, तो वो आप बनाए रखिए। ठीक है ना दोस्तों, अगर फिर भी अगर मान लो आपको कुछ दिक्कत आती है कि नहीं मेरा तो मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, तो आप मेरे को, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।